अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जुर्म की अंधेरी, भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियां लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नम्रा तारिक। नाजरीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए बहरूप बदलता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयां भी जिद्दत इख्तियार कर रही हैं। नए जमाने के इन्हीं जराइम में वाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट मार के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मजमूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। शादी एक ऐसा खूबसूरत और मुक़द्दस बंधन है जिसमें प्यार, मोहब्बत और उनसियत की जो मिठास है उसकी लज्जत किसी और रिश्ते में महसूस नहीं की जा सकती। ये हकीकत है कि मर्द और ज़न के दरमियान पनपने वाला ये रिश्ता नाजुक और नापायदार भी होता है, क्योंकि जितना इंसान खुद को मजबूत समझता है वो दर हकीकत गैर यकीनी सूरत हाल में घिरा हुआ होता है। ताहम ये भी देखने में आता है कि घर बनाने में औरत का किरदार ज्यादा अहम रहा है। औरत चाहे तो घर को पुरसुकून बना सकती है और अगर वो चाहे तो उसे मसले जहन्नुम बना दे। नाजरीन, शादी एक खूबसूरत रिश्ता है और ये रिश्ता जितना मजबूत है उतना नाजुक भी है। अक्सर औकात मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं और मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात में दरारें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। पेशावर के इलाका बर्डबीर में पेश आया एक हौलनाक वाकया, जहाँ शौहर के एक गलत कदम ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। अजमत खान नामी शख्स की शादी मिसबात यास्मीन बीबी से हुई और दोनों के दरमियान काफी प्यार था। अजमत की पहली बीवी से उसका एक बेटा 20 साल का था जिसका नाम रसूल खान है। अजमत यूँ तो अपनी दूसरी बीवी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे अपनी बीवी का घर से बाहर निकलकर जाना कहीं पर पसंद न था और इसी बात पर अक्सर उनकी लड़ाई रहती थी। एक रोज जब अजमत खान घर पर मौजूद न था तब बसमीन बीबी साथ वाले घर में अपनी दोस्त से मिलने चली गई और उसी रोज अजमत खान भी घर जल्दी वापस आ गया और अपनी बीवी को ढूंढने लगा। जब कहीं से उसका कोई सुराग न मिला तो अजमत तैश में आ गया। दूसरी तरफ उसकी बीवी की अपनी दोस्त के साथ गुफ्तगू थी कि खत्म नहीं हो रही थी। खोल के नहीं बताया अभी कि क्या नाचा किया, लेकिन बस यही बोला कि गरीनू नाचा किया। मेरी वालिद कहते कि आप मेरी इजाज़त के बगैर घर से निकलिए। परसों भी मैं जब आया तो आप घर में नहीं थी, तो यही बातों पर उसकी जो है नाचा की शुरू हुई थी। बिलाखिर बसमीन वापस आ गई और दोनों के दरमियान तू तकरार शुरू हो गई, लेकिन उस रोज बात बढ़ गई, हाथापाई तक पहुंच गई। अजमत खान ने तैश में आकर पिस्तौल निकाली और फायर सीधा बसमीन बीबी के सर पर खोल दिया, जिसकी वजह से वो मौके पर जान भाग हो गई। उस रोज घर पर बसमीन बीबी का सौतेला बेटा भी मौजूद था जो ये सब देख रहा था। अजमत खान ने अपने बेटे के साथ मिलकर लाश को कंबल में लपेटा और उसके साथ घर का कुछ और सामान भी रख लिया था ताकि किसी को शक न हो। मुलजिमान ने सामान गाड़ी में रखा, जिसके बाद वो दोनों लाश को ठिकाने लगाने के लिए बाड़ा की तरफ रवाना हो गए। वहाँ उन्हें एक वीरान कुआं नजर आया, जहाँ बाप ने बेटे के साथ मिलकर खातून की लाश को कुएं में फेंक दिया और वहाँ से फरार हो गए। इस वारदात को अंजाम देने के बाद अजमत जिला खैबर फरार हो गया, जबकि उसका बेटा घर वापस आ गया। दूसरी तरफ 1-2 दिन गुजरने के बाद भी जब मकतूला की बहन नसीम बीबी का उसके साथ कोई राबिता न हुआ तो वो परेशान हो गई और अजमत भी उसे कुछ बता नहीं रहा था। डीएसपी बुडबीर ज़ियाउल्लाह के मुताबिक 7 सितंबर को एक खातून मसबा सेफन पुलिस चौकी आए और रिपोर्ट दर्ज की कि उनकी बहन मसबा बसमीन 5 सितंबर से लापता है, तो पुलिस ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। 7 तारीख को एक जनाना एक लेडीज़ नसीम बीवी है, वो हमारी चौकी में आई। चौकी सेफन में थानेदार के पास आई है। उसने बोला कि मेरा बहन है मुसम्माती बसमीना, ये 5 तारीख से लापता है, बराए करम हमारे साथ तावन करें। उधर थानेदार साहब ने रिपोर्ट लिख के उस पर जो है बाकायदा इंक्वायरी शुरू की। 156 अदालत से इजाज़त लेके उस पर उसने काम शुरू किया है। ये जो मुसम्माती बसमीना है, ये ज़ोजा अजमत, ये थानेदार साहब उनके घर चला गया तो उधर थानेदार ने मुझे फ़ोन किया कि मैं इधर घर में आया हूँ, इधर स्मेल आ रही है नाश की, लेकिन घर में नाश माश नहीं है। लेकिन स्मेल इस तरह है कि वाकई ये स्मेल जो है ये नाश की स्मेल, मुर्दा नाश नहीं है, इसकी स्मेल है। मैं ख़ुद वहाँ पे चला गया तो मुझे भी महसूस हुआ कि वाकई इधर स्मेल है। फिर मैंने एसएचओ साहब को फ़ोन किया, एसएचओ भी आया है। इंक्वायरी करने के सिलसिले में थानेदार जब गुमशुदा खातून के घर गई तो वहाँ पर मुर्दे की बू आ रही थी, तो थानेदार ने डीएसपी को फोन किया और बताया कि घर से मुर्दे की बू आ रही है, लिहाजा कुछ न कुछ गड़बड़ है।
घर में उस वक्त मकतूला का सुतेला बेटा रसूल खान मौजूद था, जिसको पुलिस ने शक की बिना पर हिरासत में ले लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। रसूल खान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि उनके सौतेली मां को उनके वालिद अजमत ने गोली मारकर कत्ल किया और हमने लाश को कंबल में लपेटकर दीगर सामान के साथ लोडर रिक्शे में डालकर जिला खैबर की तहसील बाड़ा की तरफ ले गए। रास्ते में लोडर रिक्शा खराब हो गई तो हमने लाश और सामान सुजुकी गाड़ी में शिफ्ट कर लिया और बाड़ा के इलाके स्पेन कबर चले गए। वहाँ हमने लाश और सामान गाड़ी से उतार लिया तो वालिद ने मुझसे कहा कि तुम वापस बुढ़बीर के घर जाओ और कुछ दिनों में मैं भी वापस आ जाऊंगा। ये अजमत जो है इसका एक बेटा है, उसका नाम है रसूल खान। चूँकि उस टाइम अजमत नहीं था, रसूल खान को हमने उठाया, अपने साथ ले आया, उसको इंटरोगेट किया। उसको हमने बोले भाई क्या मामला है, तो उसने बोला कि भाई 5 तारीख को मेरे वालिद ने घरेलू नाचाकी पर उस पर फायर किया, सर में गोली मारे और फिर उसको कंबल में लपेट के घर के कुछ और सामान, कंबल, बिस्तर वगैरह, उसने इस तरह चिंचिया है या जरिंज है, इसको जरिंज बोलते हैं, इसको ले आया और ये तमाम सामान और ये जो वालिदा है मेरी, उसको कत्ल किया था, उस कंबल में लपेटा था, उसको जरिंज में डाला है। फिर हम बाड़ा की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में वो जरिंज ख़राब हो गया, फिर उसने दूसरा सुजुकी पकड़ा है। फिर उस बाड़ा में स्पिन कवर इलाका है, वहाँ पर हम चले गए वालिद के साथ और ये जो मेरी वालिदा है उसको उधर से सुजुकी से उतारे और बकाया जो सामान था तो उस वालिद ने बोले कि बस ये सामान वापस घर ले जाओ इधर बड़ाबेर। दोबारा हम बड़ाबेर आए और हमारा वालिद साहब उधर चला गया। SHO ने बताया उन्होंने जिला खैबर पुलिस के साथ मिलकर रसूल खान की निशानदही पर उसी जगह पर पहुंचे जहां लाश को फेंका गया था। रेस्क्यू 1112 की मदद से लाश को कुएं से निकाल लिया गया। रसूल खान और मकतूला की बहन ने लाश को पहचान लिया, जिसके बाद लाश को वर्षा के हवाले कर दिया गया। मजीद तफ्तीश शुरू हो गई। ये नसका है, हाँ ये उसकी, हाँ बिल्कुल सौतेला बेटा है, तो ये भी उसके साथ शामिल है ना। आना इसने पुलिस को क्यों नहीं बताया, ये तो जवान है कि भाई मेरे बाप ने इस तरह काम किया है, मेरी नसका वालिदा को कत्ल किया है। हाँ बिल्कुल FIR में ये है ना, इसका बेटा है ना, हाँ बाप बेटा दोनों है। जब उसने कंबल में उसके साथ लपेटा है और उसको उधर बाड़े तक ले गया तो ये मुलजिम है, उसमें ये शामिल है ना। हाँ बिल्कुल सौतेला बेटा उसमें शामिल है, हाँ बिल्कुल। DSP बुढ़बीर ज़ियाउल्लाह खान के मुताबिक कत्ल की असल वजह घरेलू नाचाकी थी, क्योंकि रसूल खान का कहना था उनके वालिद अजमत का सुतेली मां के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, इसी वजह से ये वाक़या पेश आया। SHO नासिर फरीद खटक ने बताया कि रसूल खान हिरासत में है, जबकि कातिल अजमत की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई और उसकी गिरफ्तारी के लिए जिला खैबर पुलिस से राब्ते में है। बहुत जल्द मुलजिम जेल की सुलाखों के पीछे होगा, जिसके बाद मुलजिम को करार वाक़ई सजा होगी। जिस पर हमने काम शुरू किया, फिर हम उधर चले गए, फिर उधर पुलिस के साथ हमने रब्ता किया, उस पुलिस ने हमारे साथ तावन किए। फिर उधर एक वीरान कुआं था, उसमें उसकी लाश बरामद हुई है, तो 1122 को हमने इतला किया, वो लोग भी आए। काफ़ी तकदौ के साथ बाद उसको कुएँ से नाश निकाला है। उसके बेटा जो था उसने बोला कि ये वाकई वही मेरी वालिदा है, और ये जो मुदैया था नसरीन बीबी, ये भी उस मौका पर आया, उसने बोला कि ये मेरी बहन है। तो ये अजमत जो है, ये इसका खावन जो है, उसने फायर करके उसको मारा है, और साथ उसका जो बेटा है 18-19 साल है, वो भी उनके साथ था। तो उसका बेटा तो हमने गिरफ़्तार किए, और अजमत जो है ताहाल गिरफ़्तार नहीं है, इनकी गिरफ़्तारी की भरपूर कोशिश जारी है। नाज़रीन, अदम बर्दाश्त के इस नासूर ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया है। मोहब्बतों को नफरतों में बदल दिया गया। हर इंसान की बर्दाश्त की एक हद होती है, जब उस हद को क्रॉस करने पर मजबूर किया जाता है तो उसके नताइज इंतहाई मुज़क्काखेज़ होते हैं। अदम बर्दाश्त और अदम रवादारी जैसी मूजी मर्ज के इलाज सब्र तहम्मुल है, और इसका दामन कभी ना छोड़ें। इंसानियत के नाते किसी की इज्जत नफ्स मजरूह ना करें, किसी की ज़ातियात को टारगेट ना करें। मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इख्तलाफात को मिल बैठ कर हल किया जा सकता है, और जो मसला अमन व सुकून से हल हो जाए वहाँ गैरत और अना को शामिल करके हंसता भसता घर उजाड़ना कहीं की अक्लमंदी नहीं है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाज़रीन, असरे हाजिर में इंसान चंद लम्हों की शोहरत के लिए वो कर गुजरने के लिए तैयार है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सोशल मीडिया के इस दौर में नौजवान नस्ल खतरों से खेलने से भी कभी नहीं कतराती, और इसी दौर में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, और बहुत से लोग
टॉप ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए ना सिर्फ अपनी बल्कि बहुत से मासूम लोगों की जानों के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। आए रोज ऐसे वाकयात अखबारों और खबरों की जीनत बनते हैं कि जहां नौजवान टिकटॉक बनाते हुए कभी दरियाओं में डूब जाते हैं तो कभी ट्रेन के नीचे आकर हलाक हो जाते हैं। अक्सर औकात लोग असलहे की नुमाइश करते हुए किसी मासूम की जान ले लेते हैं। सोशल मीडिया के इस बुखार ने ना जाने कितने घर उजाड़ डाले हैं और ना जाने कितनी माओं की गोद भी उजड़ना बाकी है। इसी हवाले से मजीद देखिए शहरोज खान की ये रिपोर्ट। मुल्तान के इलाके मुजफ्फराबाद में एक दिलखराश वाकया पेश आया, जहां 18 साल नौजवान की लाश एक घड़े से मिली। थाना मुजफ्फराबाद के इलाके में 1 जून को 18 साल सुहेल के अगवा का मुकदमा थाना मुजफ्फराबाद में उसकी वालिदा की मुद्दत में दर्ज हुआ। पुलिस ने मुकदमे की पैरवी करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया। इस दौरान पुलिस मुकदमे के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश करती रही और शवाहिद इकट्ठे करती रही। मुजफ्फराबाद पुलिस की खुसूसी टीम ने इस मुकदमे पर काम करते हुए तफ्तीश का दायराकार बढ़ा दिया और शक की बना पर मकतूल के दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उनका जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। तफ्तीश के दौरान सुहेल के दोस्तों ने अपने जराइम का इतराफ करते हुए इंकशाफ किया। वो सब एक जगह पर इकट्ठे हुए और वहां पर टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहे थे। असलहे की नुमाइश के दौरान गलती से गोली चल गई जो कि सुहेल के सीने पर लगी। वो मौके पर जान की बाजी हार गया। सब दोस्त इतना डर गए थे कि वाक़े को पुलिस को रिपोर्ट करने के बजाय उन्होंने नौजवान की लाश को एक घड़े के अंदर दबा दिया। मकतूल के दोस्तों ने ही 18 साल सुहेल को कत्ल करके मुर्गी फार्म अल कुरैश में गड्ढा खोदकर लाश दबा दी। मकतूल की वालिदा शाहीना बीबी ने मोरखा 1 जून 2023 को पुलिस थाना मुजफ्फराबाद को इत्तला दी कि उसका बेटा अपने दोस्तों हसनैन, हादी, जुनैद और अब्दुल कुद्दूस सिकना अल कुरैश फेज 11 मिलने गया था और वापस नहीं आया और शुबा जाहिर किया कि उसको अगवा कर लिया गया है। जैसा कि आपने खुद कहा, छठे महीने में शाहीना बीबी जो है दरख्वास्त गुजारती हैं, जिनकी दरख्वास्त पे FIR दर्ज होती है, जिसका मतन ये है कि मेरा बेटा सुहेल वो गुजरांवाला में फैक्ट्री में काम करता है और तकरीबन 15 दिन से जो है वो लापता है। इस एप्लीकेशन पे FIR दर्ज होती है। उसके ऊपर जो है वो तमाम आस्पेक्ट से, तमाम पहलुओं से जो है वो तफ्तीश जो है वो शुरू हो जाती है। मोबाइल के नंबरों पे काम करने से ये अंदाज़ा होता है कि लास्ट टाइम ये अपने 3 दोस्तों के साथ जो है गुफ्तगू में था और उनके साथ जो है इसकी जो लोकेशन है वो रिकॉर्ड पे आती है। इसी लाइंस को लेके इसके ऊपर इंटेरोगेशन की गई, तफ्तीश की गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3.5-4 महीने के बाद 24 तारीख को इसके 3 हमराही साथी हसनैन, अब्बास और हादी, जब इनको इंटरोगेट किया गया तो इन्होंने इंकशाफ किया कि उस दिन जिस दिन ये वक़ुआ पेश आया, ये लोग पोल्ट्री फार्म में बैठ के टिकटॉक बना रहे थे और उसमें वेपन्स के साथ जो है वो खेल रहे थे। तो एक्सीडेंटल फायर हुआ, जिसकी वजह से फायर मोबाइल के अंदर से निकलता हुआ जो राउंड है वो मकतूल को लगा छाती में, जिसकी वजह से उसकी मौके पे डेथ हो गई। बच्चों की उम्र तकरीबन 20 से 22 साल उम्र है तमाम लड़कों की, इंक्लूडिंग जो मकतूल था। तो ये सहम गए और इन्होंने जो है वो गड्ढा खोद के ये डिसाइड किया कि इसकी लाश को दरे जो है वो दफन कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह टीम की डेडिकेशन से और तवज्जो के साथ जो है वो 3.5 महीने के बाद इस केस तक। तफसीलात के मुताबिक सुहेल के दोस्तों ने मकतूल के घर इत्तला देने के बजाय रेलवे ट्रैक के साथ वाक़े पोल्ट्री फार्म में गड्ढा खोद कर लाश को दफन कर दिया। दोस्तों की निशानदही पर पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने लाश को घड़े से निकाल लिया। लाश मिलने पर मुजफ्फराबाद पुलिस ने सुहेल की वालिदा को इत्तला किया। मकतूल की वालिदा मौके पर पहुंची तो अपने लाल की लाश को देखते ही उस पर जो गुजरी वो एक माँ ही जान सकती है। मकतूल के घर क़यामत का समा था। सही चाहने के साथ बात मिला मुझे, ठीक है, मेरे को मेरे बेटे जैसे साथ इन लोगों ने जुल्म किया ना, तो मेरा दिल ऐसे करता कि मेरे सामने ये लोग इनको देखूं मैं तड़पता हुआ कि कैसे मेरे बेटे को इन लोगों ने मारा था, आज ऐसे ही कर तड़प रहे हैं वो। मेरी आंध ठंडी हो कि मेरा कलेजा ठंडा हो। मेरा बच्चा इतना लायक था, मैं क्या आपको बोलूं कि हर माँ वैसे तो बोलती है कि मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं वाकई सच बोल सकती हूँ कसम खा के कि मेरे साथ बैठा होता है ना, मुझे मेरा ऐसा बेटा लगता है कि मेरी बहन बैठी है मेरे साथ बैठा, मुझे ऐसा लगता है मेरा भाई बैठा है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ बैठी है। इस तरह मेरे साथ वो अटैच था मेरा बेटा। ये जालिम खा गया मेरे बेटे को। और मेरे बेटे की खूबसूरती देखो, किसी माँ की कभी इतनी अच्छी खूबसूरत शक्ल सामने मिट्टी में रुल जाए, बताओ क्या बीतती है उस माँ से, क्या बीतती है उस माँ से कि मेरा बेटा, मेरे चांद जैसे बेटा ये लोग खा गए ऐसे ही।
वालिदा का कहना है कि जालिमों ने मेरे मासूम बच्चे को मार दिया और मेरी खुशियां मुझसे हमेशा के लिए छीन ली। मकतूल की वालिदा का मजीद कहना था कि इन दरिंदों की वजह से मेरे बेटों के साथ ये सब हुआ। उन्होंने मजीद कहा, इन दरिंदों की मेरे बेटों के साथ 5 साल से दोस्ती थी और वो इन पर बेहद एतबार करता था। मेरा बेटा मुल्तान शहर से बाहर काम करता था। इन जालिमों को मिलने आया तो इन दरिंदों ने सुहेल की जान ले ली। मकतूल की वालिदा का मजीद कहना था, पुलिस ने मेरे साथ मुकम्मल ताउन किया और मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हैं। मैं इन जालिमों का मुकाबला कैसे करूँगी? मैं अब भी पुलिस से और अदालतों से उम्मीद करती हूँ कि इन जालिमों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। ये बताएं कि इस वक़ूए में पुलिस ने, SHO ने और तफ्तीशी अफसर ने आपके साथ किस तरह का रवैया रखा और किस तरह ताउन किया, आपका साथ दिया या नहीं दिया? नहीं, बहुत अच्छी तरह उन लोगों ने मेरा साथ दिया, बहुत अच्छी तरह, कि उन लोगों ने हर 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद आते थे, मेरे से प्यार देते थे। भाई आपका दुख बहुत है कि, लेकिन हम लोग नहीं, आपको क्या बोलें कि तो आप क्या करें, लेकिन आप वही है, हम आखिरी बात यही बोल सकते हैं कि आप सब्र करें। मुझे बार बार दिलासा दे के जाते थे, पानी मंगा के दिया, जूस मंगा के दिया है, मकसद बहुत तामन किया मेरे साथ, बहुत ही तामन किया पुलिस वालों। जो मकसद SHO था, जो थानेदार था, मकसद उन लोगों ने बहुत तामन किया मेरे साथ। मुझे नाम याद नहीं, अभी तक मेरा दिमाग सही नहीं है, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उन लोगों ने बहुत मेरे साथ तामन किया है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है सब। नहीं, वैसे कोई नहीं है अभी फ़िलहाल। आगे मेरे साथ भाई बन के मेरे साथ खड़े हो जाए, ऐसे ही कि मुझे मेरा इंसाफ मिला जाए। नाज़रीन, कोशिश करें कि ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जो आपके और किसी के लिए जानलेवा साबित हो, और अगर कोई गलती हो गई है तो आप उसे छुपाने के लिए 10 और जुर्म ना करें, क्योंकि जुर्म कितना ही छुपाकर क्यों ना किया जाए, एक न एक दिन सबके सामने जरूर आ जाता है। नाज़रीन, सोशल मीडिया की अलगार को रोकना और माशरे में अमन और सुकून का ज़ामिन कोई एक इदारा या शख्स नहीं कर सकता। इसमें हुकूमत, वालिदैन, इदारे, गर्ज ये कि हम सबको मिलकर इसमें अपनी जिम्मेदारी और अपना फ़र्ज समझकर इसको निभाना होगा और अपनी नस्लों की बका और हिफाजत के लिए मिलकर काम करना होगा, क्योंकि यही वक्त इस्लाह का है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मंशियात का मकरूह धंधा उरूज पर पहुंच चुका है, जिसके तबाहकुन मनाजिर आप सरे राह चलते मारूफ और मसरूफ तरीन शाहराहों, बस स्टैंड, पार्क्स, गली मोहल्लों, अंडरपासेस, ग्रीन बेल्ट्स, फुटपाथ्स, हॉस्पिटल्स, मेट्रो बस सर्विस और ऑरेंज लाइन ट्रेन के पुलों के नीचे मंशियात के आदी अफराद की हजारों की तादाद में मौजूदगी की सूरत में साफ तौर पर देख सकते हैं। जी बिल्कुल, एक जानिब पंजाब हुकूमत जो है वो मनशियात के आदी अफराद जो है उनकी बहाली के बुलंदोबाज़ दावे करते दिखाई देती है, जबकि दूसरी जानिब हक़ाइक़ जो हैं वो बिल्कुल उसके बरक्स दिखाई दे रहे हैं। अगर लाहौर पुलिस की बात की जाए तो लाहौर पुलिस भी जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से मिलने वाले अहकामात के बाद काफ़ी हद तक जो है वो मुतारिक दिखाई दी, लेकिन शुरुआती दिनों में वो जो उनकी कार्रवाइयाँ थी, जो उनकी चीज़ें थी, वो सिर्फ कुछ दिनों तक बाकी रह सकी। अभी हम लाहौर की मारूफ शाहराहों पर जो है अभी हमने घूम कर देखा, फिर कर देखा, तो यहाँ पर नौजवान नस्ल जो है वो मनशियात में मुब्तला दिखाई दे रही है। जगह जगह लोग जो है वो इंजेक्शन लगा रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मनशियात इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं, और इस्तेमाल के बाद जो है वो बिल्कुल नीम मुर्दा हालत में जो है सड़कों के किनारे दिखाई दे रहे हैं। आए हम इस हवाले से आपको मज़ीद दिखाते हैं कि लाहौर की सड़कों का इस टाइम क्या हाल है। मनशियात का इस्तेमाल पूरी दुनिया के लिए एक ऐसे अफरियत का रूप इख्तियार कर चुका है जिसे निमटने के लिए पूरी हुकूमती मशीनरियाँ काम कर रही है, लेकिन इसका इस्तेमाल हो या इसकी खरीदो फरोख्त, ये फिर भी तेजी से फैलता जा रहा है। मनशियात की बेशुमार इकसाम को तो मार्केट में पहले से ही मौजूद थी, लेकिन मौत के सौदागर मुसलसल इस जुस्तजू में लगे रहते हैं कि किस तरह कोई नया नशा तैयार किया जाए ताकि पुराने खरीदारों के साथ नए लोगों को भी इसके जानिब मुतवज्जा करके उन्हें इसका आदी बनाया जाए और अंधी दौलत कमाई जाए। ऐसा ही एक नशा जिसे आइस का नाम दिया गया है। ईद मिलादुन नबी के मौके पर थाना लोअर मॉल के इलाके कारपोरेशन चौक में सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब एक 40 साला बज़ाहिर ज़हनी मरीज सड़क पर मुकम्मल तौर पर बरहना फिरते हुए आम शहरियों को बिला वजह तशद्दुद का निशाना बनाता और बसों, गाड़ियों, मोटरसाइकिल सवारों, दीगर राहगीरों पर तशद्दुद करता। मंशियात के आदी अफराद किसी एक इलाके या तबके से नहीं, बल्कि इसमें लाहौर के तकरीबन
हर इलाके में हर तबके के लोग ही शामिल हैं और हर गुजरते वक्त के साथ साथ मजीद शहरी इस लानत में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। मंशियात के आदी अफराद में सिर्फ मर्द नहीं बल्कि लड़कियों और ख्वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद है और तेजी से बढ़ती ही चली जा रही है। कहा जाता है कि तिब्बी इमदाद फराहम करने का मामला हो या नामालूम लाशें उठाने का, जिसे कोई नहीं मुंतकिल करता, कहीं पर उसे ईदी फाउंडेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल करता है और उसके लिए जो है वो मसीहा का किरदार अदा करती ईदी फाउंडेशन। इस हवाले से आज हम मौजूद हैं ईदी फाउंडेशन लाहौर के दफ्तर में फैसल जलाल साहब के साथ, जो कि ईदी फाउंडेशन लाहौर के हेड हैं। हम इनसे जानते हैं कि जो नशे के आदी अफराद हैं इनकी जो मुंतकली है, क्या ये किस तरह से इनको जो है वो जिस तरह इनको नामालूम लाशें मिलती हैं, उनमें कितनी तादाद ऐसे लोगों की है जो नशे के आदी हैं और ये उनका क्या प्रोसीजर है जो आगे ईदी फाउंडेशन जो है वो करती है। जी फैसल साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, ईदी फाउंडेशन जो है ना सिर्फ जो इंसान में हॉस्टल जाना होता है, इवन के जो नशाई लोग होते हैं, ड्रग एडिक्टेड होते हैं, बाहर होते पड़े होते हैं, या और डेली बेसिस पे उनकी जो डेड बॉडीज़ मिली होती है, किसी रोड पे पड़ी होती है, किसी कूड़ा करकट की जगह पे पड़ी होती है, तो ईदी फाउंडेशन जो है उनको उठाती है। और इसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि हमें जैसे ही कॉल आती है ना, 115 हमारा ईदी का एमरजेंसी नंबर है, 115 कहीं से भी मिलाएंगे, हमारे कंट्रोल रूम में मिलेगा। तो यहाँ पे कॉल कर दी जाती है कि एक लवारिस शख्स या लवारिस जो है डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी है, फ़लाँ जगह पे पड़ी हुई है, तो इसको उठाना है। हम वो अपनी जो डेड बॉडी की उसकी तफसील लिख लेते हैं और साथ जिनको कॉल किया है, जिनकी कॉल आती है, उनको कह देते हैं कि पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दें। अगर पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया तो हम अपने कंट्रोल रूम से भी पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और उसकी जाते हैं, और वो चाहे 5-6 दिन पुरानी है, चाहे वो गंदे नाले में पड़ी हो, किसी भी हालत में इंसान है, तो इंसान की डेड बॉडी जो है वो हम वहाँ से उठाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से उसको लेके जाते हैं और मुतलका जो सर्द खाना है वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। उसके प्रोसीजर यहाँ पे रुकता नहीं है। फिर इसके बाद ज़ाहिर इंसान है, उसने उसको दफनाना भी चाहिए, उसका जनाजा भी होना चाहिए। तो ईदी फाउंडेशन जो है फिर वो उसका सारा इंतज़ाम करती है, वो मुतलका डेड हाउस में पहुँचता है, उसका पोस्टमार्टम होता है, पुलिस आती है, फिर हमें दोबारा कॉल की जाती है कि अब इसको दफनाने का अमल करना है, तो हम अपनी एम्बुलेंस मुहैया करते हैं, उसके कफन दफन का इंतज़ाम करते हैं। और एक आम शहरी या समझने का आम इंसान जो है उसकी डेथ होती है, उसके वर्सा उसको दफनाते हैं। ऐसे ही एक लावारिस, चाहे वो नशेई है, चाहे वो उसको बुरी आदत की वजह से नशा लगा या उसकी डेथ होगी, हमारे नज़दीक सब बराबर हैं और उनको उसी तरह दफनाया जाता है जिस तरह आम लोग जो अपनी फैमिलीज़ वगैरह में उनकी डेथ होती है। अहले इलाका ने जब उसे रोकने और कपड़े पहनाने की कोशिश की तो मुतल्लिका ज़हनी मरीज ने शहरियों से शदीद मुज़ाहमत करते हुए उन्हें काटना शुरू कर दिया, जिससे चंद एक राहगीर जख्मी हुए। शहरियों ने फौरी तौर पर पुलिस को 15 पर जबकि रेस्क्यू को 1122 पर कॉल की, जिस पर डॉल्फिन स्क्वाड ने और रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंचे। इलाका मकीनों, रेस्क्यू एहलकारों और डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकारों ने मिलकर बमुश्किल मुतल्लिका बरहना शख्स को काबू किया, उसके हाथ पैर बांध दिए। मुतल्लिका शख्स को बांधने के बाद डॉल्फिन एहलकारों ने अपने आला अफसरान को वीडियो कॉल करके मुतल्लिका शख्स दिखाया और अहकामात मिलने के बाद मौके से चले गए। किसी का मुनशियात के इस्तेमाल में मुब्तला होना या ज़हनी मरीज होना उसका इतना बड़ा जुर्म नहीं होता कि कम्युनिटी पॉलिसिंग का राब अलापती पुलिस एक इंसान को बरहना हालत में जानवरों की तरह हाथ पैर बांधकर सड़क पर छोड़कर चले जाएं और मुतल्लिका हाथ पैर बंधा शख्स कई घंटे तक धूप में सड़क पर तमाशा बना पड़ा रहे और हर कोई गुजरता हुआ शहरी की वीडियो बनाए और नौजवान जुमले कसते रहे। डॉल्फिन के जाने के बाद शहरियों की जानिब से 15 पर मुतअद्दिद कॉल्स की गई, लेकिन पुलिस मौके पर न पहुंची। ताहम ABN न्यूज़ की टीम की जानिब से 15 पर कॉल की गई तो 15 हेल्पलाइन की नुमाइंदा खातून ने कहा इससे कभी भी कॉल्स मौसूल हो चुकी। हमें मुतल्लिका पुलिस ने बताया ये पुलिस का केस नहीं बल्कि रेस्क्यू का केस है, जिस पर ABN टीम ने नुमाइंदा 15 खातून को बताया कि कम्युनिटी पॉलिसिंग ये कहती है कि अगर कोई मुजामती शहरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल करना मकसूद हो तो पुलिस साथ देते हुए मुतल्लिका शहरी को अस्पताल तक मुंतकिल करने की पाबंद है, जिस पर मुतल्लिका थाना लोअर मॉल से पहले थाना मुहर्रर ने ABN न्यूज़ से कहा तमाम नफरी नूरी मस्जिद के करीब 12 रबीउल अव्वल की सिक्योरिटी पर मौजूद है और थाने में कोई नहीं है। ABN न्यूज़ पर वाक़े की खबर चलने पर उसकी वालिदा को इल्म हुआ कि जो शेखुपुरा के थाने फिरोजावाला के इलाके राना टाउन की रिहायशी है,
मां ने जब अपने बेटे को बराना हालत में सड़क किनारे तमाशा बने देखा तो फौरी तौर पर घर से निकली, कई घंटे का सफर तय करके मौके पर पहुंची और अपने बेटे को प्यार करने लगी। इस मौके पर हर आंख एक मां की अपने बेटे से मोहब्बत और तड़प देखकर अश्क बहा थी। मंशियात के मकरूह कारोबार में मुलविस मौत के सौदागरों ने करोड़ों रुपए की लागत से जदीद लेबोरेटरियां बना रखी हैं, जहां वो दिन रात नित नए अक़साम के नशे तैयार करवाने में मसरूफ हैं। आइस नामी नशे की तैयारी भी ऐसे ही किसी मौत की लेबोरेटरी की कारस्तानी है, जिसने इस दवा में मजीद खतरनाक केमिकल्स की आमेजिश से इसे इंतहाई खतरनाक, जहरीला लेकिन बज़ाहिर बेज़रर दिखने वाला नशा बना दिया है। फैसल जलाल साहब, एक मामला कुछ रोज़ पहले पेश आया आउटफॉल रोड पर, जो कि लोअर माल थाना जो है उसकी हदूद है, कॉर्पोरेशन चौक। वहाँ पर एक नशेई था, नशे का एडिक्ट था, और वो जो है वो नीम पागल हालत में जो है अपने कपड़े फाड़ के वहाँ पे घूम रहा था और लोगों को बाइट्स कर रहा था, काट रहा था। तो उसको जो है वो 3 घंटे तक वहाँ पे बांध के रखा, और उसके बाद फिर ईदी की गाड़ी आई और वो उसको 5-10 मिनट में वहाँ से मूव कर दिया उसने। तो क्या इस तरह के मामला भी जो हैं वो ईदी फाउंडेशन क्या इस हवाले से पहले भी करती आई है, या इसमें कोई ट्रेनिंग होती है ख़ास, या कौन सा ऐसा जज्बा है जिसके तहत आपने उस बंदे को जो है वहाँ से मूव किया, जिस बंदे को ना डोल्फिन उठा रही है, ना मुतलका थाना उठा रहा है, रेस्क्यू की गाड़ियाँ आई वो नहीं उठा के लेके गई, लेकिन आपका एक ही बंदा आया, अकेला ड्राइवर, और वो उसको डिक्की गोली और उसमें डाला, और वो पुलिस का एक एहलकार साथ बैठा और वो चले गए। इस पे थोड़ा सा बताइएगा, ये कौन सा जज्बा है? सर, ये वो जज्बा है जिसका अब्दुलस्तार ईदी साहब पौधा लगा के गए हैं पाकिस्तान के अंदर 1947 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसल ईदी साहब की मदईयत में वो ये जज्बा है कि इंसानियत से प्यार करना। जब लोग आप डाउन टू अर्थ रहते हैं, यानी कि इंसानों के बीच रहते हैं ना, जब पता चलता है, तो जब मैं कह रहा हूँ कि हम इंसान बराबर हैं, तो अगर कोई नशा वाला बंदा है या वो मेंटल हेल्थ उसकी सही नहीं है, वो पड़ा हुआ है, तो फ़र्ज़ है ईदी का, तो फ़र्ज़ है कि जैसा भी है, ईदी साहब ने पौधा लगाया था, आगे उनके बेटे लेके चल रहे हैं, आगे हम जैसे वर्कर जो हैं उन्होंने ईदी साहब के साथ काम भी किया। ईदी फाउंडेशन में जो काम करता है, मेरा नहीं ख्याल कि कभी वो मना भी करेगा। हम मना कर ही नहीं सकते, चाहे वो जैसा भी है, जैसे कैसा भी है, वो इंसान है। इवन कि जानवर को मना नहीं कर सकते सर, हम जानवर को भी उठाते हैं, कराची में सर्विस बड़ी अच्छी है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ईदी फाउंडेशन जो है ये शुरू से ही जो लवारिस हैं, जो मेंटल हेल्थ ख़राब है, उनको वहाँ से उठाते हैं। कॉल आ गया, जस्ट हमारे कंट्रोल रूम में एक कॉल आनी चाहिए 115, तो जब 115 पे कॉल आती है तो ईदी वहाँ पे पहुँचता है और उनको उठा के मुतलका जो भी उसने जाना है, अगर मेंटल हेल्थ का केस है तो उसको मेंटल हॉस्पिटल में जाना है, या कोई किसी के लवारिस है, उसको तबीयत ख़राब है तो पुलिस की मदईयत में जो है हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। तो वो ईदी फाउंडेशन हमेशा से करता आया है और करता रहेगा। खातून ने आकर पुलिस को बताया कि ये रस्सियों में जकड़ा हुआ शख्स उसका बेटा असदुर रहमान वल्द सफदर अली है, जो कि आइस के नशे का आदी है, और ये मनशियात के मुसलसल इस्तेमाल से इसकी ये हालत हो गई, जबकि इसका पहले भी वो मेंटल अस्पताल से इलाज करवा चुकी हैं, लेकिन बाहर आकर दोबारा वो मनशियात की लत में मुब्तला हो गया और अब दोबारा उसकी ये हालत हो चुकी है। जब ABN न्यूज़ ने खबर ब्रेक की तो थाना लोअर मॉल से इमरान नामी ASI एक कांस्टेबल के हमरा मौके पर पहुंचा। वहां ईदी फाउंडेशन की एम्बुलेंस मंगवा कर मुतल्लिका ज़हनी मरीज मुनशियात के आदी असदुर रहमान और उसकी वालिदा को मेंटल अस्पताल मुंतकिल किया। मुनशियात के इस्तेमाल से मुतासरा शहरियों की अमवात में गैर मामूली इजाफे बारे बताते हुए ईदी फाउंडेशन लाहौर के फैसल जलील ने ABN न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि मुनशियात के आदी अफराद की लाशें मिलना मामूल है, लेकिन ईदी फाउंडेशन इन लाशों को उठाकर मुर्दा खाने मुंतकिल करता है और फिर उनके कफन दफन का भी बंदोबस्त करता है। आपने सुना और हमने अपनी आंखों से देखा, बल्कि सबने देखा कि उस दिन 3.5 घंटे तक उस मेंटली डिसेबल बंदे को जो है वो नंगा था, पूरा बरहना था वो, और उसको जो है वो हाथ पैर बांध कर पुलिस वहाँ पर छोड़ के चली गई। उन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं, जब रेस्क्यू वाले आए तो उन्होंने कहा ये हमारा काम भी नहीं, लेकिन जब ईदी की गाड़ी वहाँ पर पहुँची तो उसने कुछ ही मिनटों में जो है उसको वहाँ से उठाया और मेंटल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी। और इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है कि ये वाकई अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम जो हैं, अल्लाह ताला उनको गरीक रहम करे, उनकी वाकई ये टीम जो है वो उनकी कमी को महसूस होने नहीं दे रही, और उस दिन जो देखा वो लोगों ने सराहा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दीगर तालीमी इदारों में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियाँ दिन रात इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। हर गुजरते वक्त के साथ इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, जो कि मनशियात की लत में मुब्तला हो रहे हैं। इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो सिर्फ फर्जी कार्रवाइयाँ करते दिखाई दे रहे हैं। मनशियात जो है वो
اس طرح بک رہی ہے جس طرح کہ سمجھ لیں کہ کوئی اس میں کوئی ایلیگیشن ہی نہ ہو. اس میں آئس، اس کے علاوہ ہیروئن، چرس، افیم اور دیگر جو منشیات کے جو ایسی منشیات ہیں جو کہ پوری دنیا میں بین ہے، پاکستان میں بآسانی دستیاب ہے، جبکہ انجیکشن جو ہیں وہ اتنی آسانی سے دستیاب ہیں کہ لوگ خرید بھی رہے ہیں اور سڑکوں چوراہوں پر منشیات کا استعمال کرتے ہوئے دکھائی بھی دے رہے ہیں. اس حوالے سے اگر آپ کو ان کی تعداد کے بارے میں بات کی جائے تو ان کی تعداد کا اندازہ ان کی اموات سے لگایا جا سکتا ہے. شہر میں لاہور میں ایک ماہ کے دوران کم از کم 30 سے 40 لاشیں جو ہے وہ نامعلوم برآمد ہوتی ہیں، جو کہ پولیس کے مطابق یہ تمام نشے کے ایڈکٹ افراد ہوتے ہیں. کیمرہ مین ظہیر کے ساتھ نادر چودھری، ABN نیوز، لاہور. ناظرین، نشہ آئس کا ہو یا کسی بھی دوسری منشیات کا، اس کا انجام انسانی صحت کے خاتمے کے بعد جرم کی جانب رغبت اور پھر دردناک موت کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا. اسے بچاؤ صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ اپنے اہل خانہ اور ملنے جلنے والوں پر نظر رکھیں. جو بھی کسی نشے کا عادی نظر آئے اس کی دلجوئی کرتے ہوئے اسے نشے کی عادت چھوڑنے پر مجبور کریں، اس کا علاج کروائیں اور اس کی محرومیوں کو ختم کریں. اگر انفرادی طور پر ہم سب نے مل کر اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں تو آپ کے اپنے پیارے ان جان لیوا عادتوں میں مبتلا ہو کر نہ صرف پوری نسلوں کی تباہی کا سبب بنیں گے بلکہ اپنی دردناک حالت اور موت سے خاندان کو غم و پچھتاوے کے سوا کچھ اور بھی نہیں دے سکتے. شاید ہی کوئی دن ہو جب ایسا کوئی واقعہ سننے یا پڑھنے کو نہ ملتا ہو. پسند کی شادی کرنے پر باپ اور بھائیوں نے لڑکی کو قتل کر دیا، موبائل پر غیر لڑکے سے بات کرنے پر بھائی نے اکلوتی بہن کو قتل کر دیا، یا خاوند نے بیوی کو کسی سے تعلقات کے شعبے میں قتل کر دیا ہو. ایک بات جو ہمارے پدر شاہی معاشرے میں تواتر کے ساتھ دہرائی جاتی ہے کہ گھر اور خاندان کی عزت لڑکی کے ہاتھ میں ہے اور خاندان کی عزت کو ہمیشہ لڑکی سے منسوب کیا جاتا ہے. اس کے کسی بھی عمل یا فیصلے کی وجہ سے ان کی عزت خاک میں مل جائے گی. یہی وجہ ہے کہ جرگے کے فیصلے ہوں یا خاندانی لڑائی، ان کا خمیازہ ان خواتین کو ہی بھگتنا پڑتا ہے، جبکہ انکار کی صورت میں اس لڑکی کو بد کردار تصور کیا جاتا ہے. اگر کوئی لڑکی شادی شدہ زندگی سے تنگ ہو یا اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہے تب بھی اسے ہی بدچلن ثابت کیا جاتا ہے. بچپن سے ہی ایک ہی بات لڑکیوں کو بتائی جاتی ہے کہ وہی گھر کی عزت ہے اور ہر حال میں انہوں نے گھر والوں کی مرضی اور فیصلوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، پھر چاہے ان کی اپنی زندگی جہنم کیوں نہ بنا دی جائے. لاہور کے تھانہ مستری شاہ کے علاقے میں چند ہفتے قبل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں بشرا بی بی نامی خاتون مردہ حالت میں اپنے گھر میں پڑی ہوئی ملی. واقعے کے متعلق خاتون کے شوہر کا کہنا تھا وہ کپڑے استری کر رہی تھی لیکن استری شارٹ تھی جس سے کرنٹ لگنے سے اس کی موت واقع ہوئی. موت کی وجہ مشکوک ہونے پر پولیس کو 15 پر کال کی گئی. کال موصول ہونے کے بعد پولیس موقع پر پہنچی. موقع واردات سے شواہد دیکھنے کے بعد موت کی وجہ سننے کے بعد پولیس کو معاملہ مشکوک معلوم ہوا. اس بنا پر پولیس نے لاش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی. پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق بشرا بی بی کو سانس بند کر کے قتل کیا گیا. پولیس نے واقعے کی تفتیش گھر والوں سے شروع کی تو یہ انکشاف ہوا وقوعے کے روز گھر میں صرف مقتولہ کا شوہر موجود تھا. 1 سپتمبر جمعے والے دن ہمیں 15 پہ کال موصول ہوتی ہے کہ گھر میں ڈیڈ باڈی پڑی ہے. وہاں پہ پولیس جاتی ہے، جا کے ویریفائی کرتی ہے. اس سے پہلے 1122 جو ہے نا وہ آ چکی ہوتی ہے، وہ ویریفائی کر چکی ہوتی ہے. وہاں پہ شور یہ پڑا ہوتا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کرنٹ لگنے سے مر گئی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ جو خاتون کے میکے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا اپنے میاں کے ساتھ لڑائی جھگڑا اکثر رہتا تھا اور ہمیں یہ کبھی اندیشہ ہے کہ اس کے میاں نے اس کو قتل کر دیا ہے. وہاں سے ہم نے جو ہے نا وہ تفتیش کا آغاز کیا. جو مقتولہ تھی اس کا بھائی جو ہے نا اس نے اپنی مدعیت میں FIR کروائی. FIR کے بعد ہم نے پوسٹ مارٹم وغیرہ کروایا. پوسٹ مارٹم کروانے کے بعد جو ملزم تھا اس کو ہم نے جو ہے نا ٹریس آؤٹ کیا. جب ملزم کو ٹریس آؤٹ کر کے انٹیروگیشن کی گئی تو ملزم نے بتایا کہ وہ گھریلو حالات سے تنگ آ چکا تھا. اس کے بیوی کے ساتھ جو ہے نا وہ کافی لڑائی جھگڑے رہتے تھے. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ یہ جو انور جس نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے یہ دوسری بیوی تھی اس کی اور 8 سال سے یہ شادی شدہ تھے جن میں سے ان کی ایک بچی ہے جو 6 سال کی ہے. جو پہلی بیوی ہے انور کی وہ 30 سال بعد فوت ہو گئی. اس میں سے جو انور کے بچے ہیں وہ شادی شدہ بھی ہیں، جوان بھی ہیں. تو ان کا بچوں کا اور اس کی وائف کا آپس میں گھر میں ایک تناؤ جیسا ماحول تھا. اور انور جو ہے نا وہ اس کا یہ موقف ہے کہ میری بیوی اکثر اوقات مجھے مجبور کرتی تھی کہ مجھے علیحدہ گھر لے کے دو، چونکہ یہ 3 مرلے کا ایک ہی گھر ہے جس میں یہ رہتے ہیں. تو اس بات پہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ان کے لڑائی جھگڑے دونوں فیملیز تک پہنچے. پھر موجودین بڑے بیٹھے، انہوں نے صلح صفائی کروا دی. پولیس نے شک کی بنا پر مقتولہ کے شوہر کو حراست میں لیا.
मुलजिम इकबाल ने दौरान तफ्तीश अपने तमाम जराइम का एतराफ़ करते हुए बताया उसने एक दोस्त के हमरा मकतूला को बेहोश किया क्योंकि बुशरा बीबी मेरी दूसरी बीवी थी जिससे मेरी एक 6 साला बेटी है, जबकि पहली बीवी से इसकी औलाद जवान और शादीशुदा है। मुलजिम अनवर ने ABN न्यूज़ से बात करते हुए कहा, मेरी अपनी बीवी से जायदाद को लेकर लड़ाई झगड़ा मामूल बन चुका था। मकतूला अक्सर और बेशतर मुझे मेरे बच्चों को कत्ल करने की धमकियां देती रहती थी और मैं उसे तलाक भी दे चुका था। बिल्कुल, पुलिस की जानिब से एक अंधा कत्ल जो है वो ट्रेस किया गया है। इस हवाले से हम इस वक्त मौजूद हैं मिस्ट्री शाह इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के कमरे में। आए हम जानते हैं मुलजिम अनवर से कि असल वकूआ क्या है और ये मर्डर करने की नौबत क्यों आई। अजन मर्डर करने की नौबत आनी नहीं सी, मैं मजबूर हो गया सी घरों, इन्ना को मजबूर सा कि रोटी खानी महाल हो। मैं जिसने भी किसी दोस्त को कहना कि यार मैं घरों तंग मैं तलाक भी दी, मूँह जबानी भी दी, नोटिस भी घलिया, उन्होंने कहा कि मैं इस घरों नहीं जाना, जो तेरा दिल करता कर, मैं तेरे बच्चे मार के जावा। बच्चे की उन्हें मारना सी, मैनू मार के जाना। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी दूसरी शादी है, पहली शादी जो 3 बच्चे सन, ऐस शादी जो 1 बच्ची सी 6 साल। तो बस हर वक्त मैंने यही कहती कि तेरे बच्चे मार के जाना, तेरे बच्चे मार के जाना। मैं तलाक देने के बावजूद मेरे को ब्लैकमेल हो रहा, कभी मेरा गिरबान, कभी मैंने जलील, बड़ा कुछ कर रही थी। बस ये अक के नगल का काम हो गया। 2 से 3 माह पहले इसने ये माइंड में आया कि मैं जो है ना वो इससे जान छुड़ाने का यही एक तरीका हो सकता है कि इसको किसी तरह से मैं मर्डर कर दूं और ये मैं शो कर दूं कि ये खुद ही फौत हो गई है। उसके लिए उसने अपना एक दोस्त, उसका पुराना दोस्त था, उसके बेटे से रब्ता किया, उससे पूछा, उससे इसने एक मोटरसाइकिल 125 का लालच दिया कि मेरा ये काम कर दो, मैं आपको एक होंडा 125 ले दूँगा। और दोनों ने मिलकर प्लानिंग इस तरह से की कि हम इसको पहले बेहोश करेंगे, फिर इसका जो है ना वो सांस दबा के या गला दबा के इसको कत्ल कर देंगे। उसके लिए इन्होंने ऑनलाइन क्लोरोफार्म जो है ना वो अरेंज किया, वो क्लोरोफार्म मंगवा लिया। उसके बाद चूँकि अनवर को अपने घर के अफराद का, उनकी मूवमेंट का सबका अंदाज़ा था, तो जुमे वाले दिन जब इसका बहू इसकी मेके गई हुई थी, बेटा इसका काम पे था, जो छोटा बेटा है वो आलम फाजल का कोर्स उसने किया हुआ है, हाफिज़ है, वो जुमा पढ़ाने के लिए घर से गया हुआ था। जो छोटी बेटी थी जो 6 साल की, जो इन दोनों की बेटी थी, उसको इसने एडवांस थोड़ा सा ट्यूशन पे भिजवा दिया दोपहर के टाइम। जब घर सारा क्लियर हो गया तो इसने अपने दोस्त एहसान को साथ बुलवा के उसे कहा कि आप खाना बनाओ मेरे लिए किचन में। जैसे ही वो किचन में खाना बनाने के लिए गई है, इसने एहसान चूँकि यंग आदमी है, फिट है, इसकी बीवी जो है ना वो भी माशाल्लाह सेहतमंद थी, हेल्दी थी, और ये थोड़ा सा वीक है, इसलिए इसने अपने दोस्त एहसान की हेल्प ली कि आप जो है ना वो इस मामले में जो है ना वो मेरी मदद करोगे। उसने किचन से उसको जो है ना वो रुमाल सुंघा के बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद जो उसकी डेड बॉडी थी वो बेडरूम में दोनों ने उठा के शिफ्ट की। वहाँ पे ये फिर आधा पौना घंटा बैठे रहे, उसका सांस रोक दिया, मुंह पे रुमाल रखे, और इसको उन्होंने वेरीफाई करने के लिए ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल किया, इसकी पल्स रेट चेक की, इसका ऑक्सीजन लेवल चेक किया। जब ये मैच्योर कर लिया इन्होंने कि अब इसकी डेथ हो गई है, तो उसे बेडरूम में छोड़ के उसके पास एक इस्त्री गर्म रख के तो ये फ़रार हो गए। और मीनवाइल जब हमें इतला मिलती है तो पहले तो ये शोर मचता है जी करंट लगने से इसकी डेथ हुई है, जो कि इन्होंने खुद ही प्लांट किया हुआ था कि जी हम थोड़ा सा शोर करेंगे जी, कपड़े इस्त्री कर रही थी, करंट लग गई थी। लेकिन ज़ाहिरी तौर पे अपेरेंटली जब हमने मकतूला की बॉडी को देखा, जो अपेरेंटली उसकी बॉडी पे किसी किस्म का कोई करंट का या किसी जो है ना वो दूसरी चीज़ का कोई ज़ख़म या निशान नहीं था। बहरहाल उसके फेस पे रेडनेस थी, को दागे थे, को रेशे थे, जिससे हमें थोड़ा सा डाउट हुआ कि इसको शायद गला दबा के या इसका सांस बंद करके कत्ल किया गया है। उसके बाद पोस्टमार्टम में ये सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो गई। जब मुल्ज़मान से हमने जो है ना वो ड्यूरिंग इंटेरोगेशन जो है ना वो सारी चीज़ें पूछी, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने भी वेरीफाई की कि बिल्कुल हमने ऐसी। इस हवाले से आपने कानून से कोई रब्ता नहीं किया? सर मैं कानून नाल रब्ता कीता सी, इस थाने च भी रबड़ हैगी मेरी, समझ गए। तो यूसी च भी मैं तलाक दी नोटिस दिता सी, ठीक है। ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। सर वकूए के रोज़ क्या हुआ, तो क्या इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? ਬਸ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ क्लोरोफॉर्म संघाया गया सी,
बस कुदरती ज़्यादा लग गई, बस यही मामला बना है। क्लोरोफॉर्म जो ज़्यादा सूंघने की वजह से उसकी मौत हुई है या उसके अलावा भी कुछ आपने? कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं, किससे कुछ। मरकजी मुलजिम अनवर के साथ ही मुलजिम एहसान का कहना था वो इस सारे मामले में सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफॉर्म मुहैया करने की हद तक गुनहगार है। जबकि मुलजिम से दरियाफ्त किया गया कि क्लोरोफॉर्म कहां से हासिल की, तो मुलजिम ने बताया उसने इंटरनेट पर सर्च करके क्लोरोफॉर्म खरीदी थी। इसने मजीद बताया पहली बार जो क्लोरोफॉर्म खरीदी थी वो जाली थी, जो कि बिल्कुल बेअसर थी। ताहम दूसरी मर्तबा इंटरनेट से उसे असल क्लोरोफॉर्म मिल गई, जो कि उन्होंने वारदात में इस्तेमाल किया। और मरकजी मुलजिम की तरह उसने भी यही राग सुनाते हुए कहा, हमने बुशरा बीबी को सिर्फ बेहोश करने के लिए ये सब कुछ किया, लेकिन उसकी मौत हादसाती तौर पर हो गई। उसमें मैं बताऊं आपको, इसने जब हमने इसे इंटेरोगेट किया तो इसने गूगल पे सर्च की कि जी क्लोरोफॉर्म कहाँ से मिलता है। ऑनलाइन जो कंपनीज होती हैं उनका पीछे बैक एंड जो है ना, वो कस्टमर को पता ही नहीं होता कि आपका ऑर्डर किस कंपनी से आ रहा है, आया कि वो कंपनी रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड है, वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान के बाहर है। तो वो चीज़ जो है ना, वो उन्होंने ऑनलाइन जो मंगवाई है वो हमने वेरीफाई की है। इसका जो है ना वो रिकॉर्ड भी उस जो पोस्टल कंपनी है उसमें मौजूद है कि इसका जो पार्सल आया है, यहाँ से हमने इसको जो है ना वो वेरीफाई किया। तो वहाँ तक भी हम जाएंगे या नहीं जाएंगे? इसमें इंशाल्लाह पीछे हम जो है ना वो कोशिश करेंगे, अगर इसके पीछे कोई बंदा हमें ट्रेस आउट होता है, फाइंड आउट होता है, तो डेफिनेटली उसने जो है ना वो ये क्लोरोफॉर्म एक ऐसी चीज़ है जिसको विदाउट लाइसेंस और विदाउट आप प्रिस्क्रिप्शन के किसी को दे नहीं सकते। तो उसका यूज़ आगे आपका कस्टमर क्या करता है क्या नहीं करता, ये एक अलहदा से जो है ना वो चैप्टर है। तो इस चीज़ पे हम इंशाल्लाह तफ्तीश करेंगे। इसमें अगर इसके मौक़िफ़ को हम दुरुस्त मान लें तो फिर इसके जो पास से ग्लूकोमीटर हमने रिकवर किया है, और ड्यूरिंग इंटेरोगेशन इसने बताया है कि हमने उसकी फिंगर पे, उसकी बॉडी पे वो ग्लूकोमीटर से हम वेरीफाई करते रहे हैं जब तक कि इसकी डेथ नहीं होगी, हम वहाँ पे मौजूद रहे हैं। वो जो को अक्यूज़ड है उसने इस चीज़ को जो है ना वो काउंटर वेरीफाई करवाया कि बिल्कुल हमने ऐसे किया है। तो ये अब इसकी जो है ना वो चूँकि ये फंसा हुआ है, अब ये कोई बहाना ढूंढ रहा है कि मैं जो है ना वो बताऊँ, लेकिन इंटेंशनली ये दोनों ने पहले प्लान किया और उसके बाद इसको जो है ना वो मंतकी अंजाम तक किया। मुलजिमान पुलिस की हिरासत में कत्ल की वारदात से इनकार करते रहे और बार बार ABN न्यूज़ से यही कहते रहे, हमने इंटरनेट से ऑनलाइन क्लोरोफॉर्म खरीदी जिसकी ज़्यादा मिकदार सूंघाने की वजह से बुशरा बीबी की मौत वाक़ई हुई। हमने उसे दानिस्ता तौर पर ना तो कत्ल किया और ना ही कत्ल का कोई इरादा रखते थे। अनवर जो है उनका कहना है कि क्लोरोफॉर्म जो है वो ज़्यादा सूंघाने की वजह से उसकी जो है वो मौत वाक़ई हुई है। उनके साथ उनके दूसरे दोस्त जो थे जिन्होंने इस कत्ल में उनका साथ दिया, पुलिस का ये कहना है। आए हम उनसे जानते हैं कि उस दिन वकूए के वाले दिन हुआ क्या था असल में। इन्होंने मुझे कहा था कि उसको डराना है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म वगैरह हमने ऑनलाइन गूगल से ऑर्डर किया था, बस वो लेके ऑनलाइन आया था कुरियर के ज़रिए, बस वो मंगवाया, बेहोश की है, ठीक है, डराने के लिए। बेहोश करके मैं चला गया, तो बाद में इनकी कुछ 4-5 घंटे को बाद कॉल आई है कि वो तो मर गई है। उस टाइम नहीं पता चला कि मर गई है, लेकिन डराने के लिए किया था, मारने का इरादा नहीं था हमारा किसी किस्म का भी। तो जब उसकी डेथ हो गई है तो उसके बाद फिर क्या स्ट्रेटजी थी, आपने क्या किया उसके बाद? पुलिस को बताया या क्या किया? कुछ भी नहीं। जब इनको डेथ हो गई थी, उनके घर वाले आए थे, फिर इधर केस आ गया उसी टाइम, चंद मिनटों बाद या 1 घंटे बाद, ठीक है। मुझे तो पता नहीं था, मैं खैर अपने घर में ही था। मुझे यही था कि इंतकाल हो गया, उन्होंने कहा जी केस ऐसे ऐसे पुलिस स्टेशन चला गया। तो बाद में फिर कोई 4-5 दिन बाद मुझे भी घर से ले आए, यानी कि भागा नहीं था, मैं भी घर ही था। बस इस तरह ही हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल आपने मुलजमान से सुना कि हमारा जो इरादा था वो कत्ल का नहीं था, बल्कि उनको सिर्फ जो है वो बेहोश करके तो डराने का था कि एक दफ़ा बताया जा सके कि हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो क्लोरोफॉर्म जो मुलजमान के मुताबिक उन्होंने ऑनलाइन जो है वो ख़रीदा और फिर उसकी जो है वो मकदार ज़्यादा जो है वो सूंघने की वजह से उनकी जो है मौत हो गई। उसके बाद पुलिस मौका पर पहुंची और उन्होंने जो है वो नाज़रीन, वतन अजीज में जंगल का कानून कायम है, जहां इंसाफ नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। मुल्क के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून है। थाना कल्चर अशराफिया को रिलीफ फराहम करता है, जबकि गरीब आवाम अपने साथ जुल्म और ज्यादती के होने के बावजूद थाना जाने से घबराते हैं। जब तक आवाम का पुलिस के निजाम पर एतमाद बहाल नहीं होगा, उस वक्त तक हालात साजगार नहीं हो सकते। जुर्म की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई, सबक आमोज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।